एप्लीकेशन रहेगा ही। और शुरुआत से ही जब से आपने यहाँ मैथ पढ़ना स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं ये वर्ड तो सुनते ही रहे हैं कि डिफरेंशिएशन बहुत उपयोगी है। कहीं इसमें लगा सकते हैं, कहीं इसमें, तो ऐसे कई जगह, तमाम जगह लगता रहता है। डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है एक्चुअली में। ठीक है, मतलब एटलीस्ट इन 11th 12th मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है। हालांकि ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह लो या थ्योरी ऑफ इक्वेशन कह लो, वो इसको और ज्यादा यूजफुल है, इससे भी ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर यूज यूज का एरिया है, उनका पर्टिकुलर कोई एरिया नहीं है, वो सब में आते हैं लगभग, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब में ही आ जाते हैं वो तो। उनका कोई मतलब एक लिमिटेड एरिया नहीं है, वो ज्यादा उपयोगी है इनसे। ठीक है, बट अब आते हैं और इसके बारे में, चैप्टर के बारे में क्या है। तो इस चैप्टर से आप मान के चलिए जेई में कम से कम जो पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ना डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ऐसा नाम होगा आपकी बुक में। 4 क्वेश्चन आएंगे आपके जेई के पेपर में, 25 में से 4 क्वेश्चन इसमें से ही आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप ऐसा मान सकते हो कि एक क्वेश्चन जो है टेंजेंट नॉर्मल का जो आएगा, वो आप या तो उससे मान लो, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल का एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन जो है, यदि आपको पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स एंड सर्कल पे आया तो आप उसको अलॉट कर सकते हो उन चैप्टर्स में जो पहले पढ़ चुके। लेकिन इस चैप्टर में आप टेंजेंट नॉर्मल केवल इनका ही नहीं, किसी भी कर्व का निकाल सकते हैं, बाय इक्वल टू साइन एक्स का, बाय इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, ए टू दी पावर एक्स, लॉग एक्स, जो भी फंक्शंस आपने पढ़ रखे हैं इनकी किसी की भी टेंजेंट निकाल सकते हो आप। तो टेंजेंट नॉर्मल दोनों ही निकाल सकते हो ये डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन करके, तब तो वो इसमें ही अलॉट हो पाएगा। तो टेंजेंट नॉर्मल का एप्लीकेशन वाला एक क्वेश्चन पक्का ही आता है, बहुत रेयर चांस है कि मिस हो जाए, बहुत रेयर चांस है। टेंजेंट नॉर्मल का भी आता ही है, इसके अलावा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ये चैप्टर मतलब शॉर्ट में देखा जाए, मतलब छोटा, डिफरेंशिएशन अच्छे से आने लगा, और एक डिफरेंशिएशन का आने पे ही ये चैप्टर बनता है, समस्या है इसलिए डिफरेंशिएशन का जो वेटेज बनता है वो इसी चैप्टर में ज्यादा कवर होता है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन कम मिलते हैं जेई के पेपर में, इस पे ज्यादा मिलते हैं। डिफरेंशिएशन इसमें कवर हो जाता है क्योंकि, ठीक है ना, तो इस पे ज्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि मिनिमम 4 क्वेश्चन मिलते ही हैं, 4 से कम बहुत रेयर चांस है कि आए। 3 तो हर बार आते ही, कभी कभी कम हो जाए तो, नहीं तो 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलते ही हैं। और हर एक एप्लीकेशन पे एक आध क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, हर वेराइटी पे। लेकिन कुछ वैरायटी पे नहीं भी मिलता है, जैसे लेग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम जो है या रोले थ्योरम, उन पे कम क्वेश्चन पूछे गए जेई में, लेकिन वो 11th के सिलेबस में, जेई वाले उसको नहीं यूटिलाइज करते, वो 11th के सिलेबस में ज्यादा है। ठीक है, वो 11th में है। तो ठीक है, ऐसे कुल मिला के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यदि बोर्ड के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें हम, 12th बोर्ड ऑफ व्यू से, 12th बोर्ड में आएगा, 11th में नहीं है ये पार्ट। ठीक है, 12th में ही है, सॉरी मैं भूल गया, पहले 11th बोल दिया मैंने, 12th में ही है पूरा चैप्टर है, 11th में नहीं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कुछ भी, पूरा पूरा 12th का चैप्टर है। बोर्ड 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो डिफरेंशिएशन आपने सीखा उसको यूटिलाइजेशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब कुछ इस चैप्टर में ही यूटिलाइज होता है। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूँ बुक में कहाँ रहेगा। पहले हम प्रयास करेंगे इसमें भी आर एस अग्रवाल बुक सॉल्व करने का, और फिर इसमें हर एक एप्लीकेशन के लिए आपको 3 अलग अलग डिफरेंसेस, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की सीट्स मिलेंगी। जैसे पहली सीट मिलेगी जिसमें रहेगा रेट चेंज वाले, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम वाले, और एक टॉपिक और होता है उसमें, याद नहीं आ रहा अभी, तो वो था। ठीक है, हाँ, ये रेट चेंज बोल दिया, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम बोल ही दिया, हाँ। इस पर पेज एक सीट है, फिर रहेगी एक मैक्सिमम मिनिमा की अलग सीट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की अलग सीट रहेगी। तो कुल मिला के इस तरीके के पार्ट में हम करेंगे, लेकिन पहले आर एस अग्रवाल बुक ही सॉल्व करेंगे। तो मैं बता देता हूँ कहाँ है ये, 1 मिनट ओपन कर लूँ मैं। 12th मैथ में मिलेगा, और क्या, 11th चैप्टर है, होगा। 10th डिफरेंशिएशन था तो 11th होगा, हाँ। टॉपिक का नाम क्या रखा है ने, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, वही नाम है। 12th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी 11th। ठीक है, सो पहला है रेट चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जो आपने हाँ, पढ़ रखा है
फिजिक्स में जैसा पार्ट आता है वैसा है, लेकिन केवल फिजिक्स में ये कंपैरेटिवली कम एग्जांपल है यहाँ पे। टेंथ के जो आपने वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं सब काम आएंगे। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, सरफेस एरिया का पढ़ा होगा, स्पीयर का, सिलेंडर का। कुछ याद आ रहा है? ऐसा नाम तो ना याद आ रहे होंगे, फॉर्मूले नहीं आ रहे तो नाम याद आ रहे हैं। हाँ, ये इस चैप्टर में काम आ जाएंगे आपके। स्पीयर, सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, ये सब शेप सुने होंगे, 3D शेप्स। इन सभी के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो इन सब के पार्ट फॉर्मूले काम आने वाले हैं इसमें पहले ही पार्ट में। बाकी में कम आएंगे, पहले पार्ट में ज्यादा आएंगे। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब ही यही है, जैसे मैंने किसी बलून को मान लिया स्पेरिकल है, अब उसमें एयर फिल कर रहा हूं तो उसकी रेडियस भी चेंज होगी लेकिन वॉल्यूम भी तो चेंज हो रहा है ना। तो आपको कोई एक चेंज की रेट बता दी जाएगी कि कितने कितने सेकेंड्स में रेडियस कितना चेंज हो रही है, ये बता दिया। वॉल्यूम चेंज की रेट पूछी जाएगी कि कितना स्पीड से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, या फिर वॉल्यूम चेंज की बता देंगे, रेडियस चेंज की पूछेंगे, सरफेस एरिया चेंज की पूछ सकते हैं, कोई भी एक दे के बाकी कुछ भी पूछ सकते हैं। वैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक है। सो पहला पार्ट बिल्कुल फिजिक्स से सिमिलर पार्ट है जैसा आप फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। इसमें वैसे इन्हें ये नहीं बताया आगे क्या क्या आने वाला है, लेकिन चलिए। 136 की पेज की पीडीएफ है ये, 136। तो उन्होंने चारों पांचों इसी में कवर किए हैं एक्चुअली में। चार पांच टाइप के एप्लीकेशन हैं। सो पहला है रेट चेंज वाला। उसके बाद क्या कवर किया है देख लेते हैं थोड़ा। रेट चेंज के बाद किया है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले आता था, अब 11th 12th में भी नहीं पूछा जाता है और जेई में भी नहीं पूछा जाता है, दोनों ही। तो एरर एंड अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट हम अभी नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद रोली एंड लैग्रांजे थ्योरम्स पढ़नी है इसमें। उसके बाद क्या दिया है, लैग्रांजे थ्योरम और रोली थ्योरम के बाद क्या दिया है, मैक्सिमा मिनिमा दिया है। अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा पहले दिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाद में दे रहे हैं। टेंजेंट नॉर्मल सबसे बाद में दे रहे हैं लगता है। और हम्म ठीक है चलिए। बहुत बड़ा है आगे, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस दे रखे हैं, तो ठीक ठाक बड़ा चैप्टर है। लेकिन भरपूर डिफरेंशिएशन उपयोग होगा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स में अब तक डिफरेंशिएशन कैसे रहता था, आपको सामने लिखा है बाय आई एफ एक्स एक फंक्शन, या मिक्स अप ऑफ बाय एक्स एंड बाय एंड डी बाय डी एक्स पता करिए, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर पता करिए, ऐसा रहता था। दैट विल बी, वो ज्यादा इजी है, हालांकि वो क्वेश्चन लेंथी पढ़ते थे। मतलब लेंथ वाइज देखें तो वो क्वेश्चन लेंथी होते थे। एक क्वेश्चन लेंथ वाइज छोटे रहेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन कहीं आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा। आपको खुद ही वो इक्वेशन फ्रेम करनी है अपने लॉजिक से, जिसमें डिफरेंशिएशन करना है या डिफरेंशिएशन गिवन है, वैसा कुछ। तो वैसे लॉजिक लगाने हैं। चलिए बता देते हैं कुछ चीजें। रेट चेंज का मतलब कैसे है, कैसे हम फिजिक्स में मैथ में इसको यूज करने वाले हैं, तो अब तक डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो उसी फॉर्मेट में मैं थोड़ा सा बोल के बताता हूं आपको, फिर क्वेश्चन से समझाऊंगा डिटेल में इसका मीनिंग। अब हमें इस टॉपिक के लिए क्या लेना है, डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग। ठीक है। तो इस डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, इसका मतलब ही यही है, चेंज ऑफ बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यही तो यूज करना है। अब इस वर्ड को यूज करना है, मतलब जहां भी जो वेरिएबल है चेंज हो रहा है, उसको किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में या किसी और रेफरेंस ले रखा है उसके रिस्पेक्ट में। ज्यादातर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, और भी हो सकता है। जैसे वेलोसिटी का हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना, डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसे देख रखा है आपने। वैसे ही कुछ आने वाले हैं हमारे इसमें एग्जाम्पल, तो आपको इन सिंबल्स का मीनिंग, अब वर्ड मीनिंग पकड़ना है। ठीक है, अब तक केवल ये सोचते थे कि बाय वी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, बाय का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में।
यही समझ रहे थे। लेकिन इनका वर्ड मीनिंग पकड़ के चलोगे आप तो आपके दिमाग में जल्दी कैच कर जाएगा कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। और ऐसा कुछ विशेष अंतर नहीं आने वाला, बस ऐसा है कि आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग अब वर्ड्स में रहेगी, करना फिर से डिफरेंशिएशन ही, और उसमें सब डिफरेंट वैल्यूज को पुट करना है। ऐसा बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, डिफरेंशिएशन वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, एक आध एग्जांपल देखते हैं इस पे बेस्ड। जैसे पहले ही एग्जांपल लिखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन में कहीं भी इंफॉर्मेशन नंबर्स में नहीं दी गई है, एंड में बस रेडियस की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी हुई है, आपको पुट करनी पड़ेगी एंड में डिफरेंशिएशन के बाद वो वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसमें आपको क्या क्या प्री रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, एक तो ये चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज का मतलब क्या है, वहां डिफरेंशिएशन की नीड है, उतनी ही जगह पे डिफरेंशिएशन की नीड है, लेकिन डिफरेंशिएशन के अलावा भी बहुत कुछ रिक्वायर्ड है। वो क्या, सर्कल आ गया, सर्कल का एरिया आ गया, तो सर्कल क्या होता है, उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये रिक्वायर्ड है आपको, ये पहले से पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन में हमको कहा गया है जैसे कि सर्कल का रेडियस के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है एरिया, ये पता करना है। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए, दैट इज पाई आर स्क्वायर, ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब उन्होंने वर्ड्स में क्या लिखा है, मैं क्वेश्चन में, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब क्या, यदि मैं एरिया को ए से डिनोट कर रहा हूं तो डी ए, चेंज ऑफ एरिया हो गया अपॉन डी आर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस हो गया, और इसी के बाद पहले लिखा हुआ फाइंड, मतलब यही टारगेट है। क्लियर है क्वेश्चन। तो आपको डिफरेंशिएशन करने को ही कह रहे हैं, लेकिन किसका करना है ये भी आपको खुद लिखते आना चाहिए फंक्शन, और साथ में वर्ड से आपको क्लिक करना है कि क्या करना है टारगेट, ठीक है। ये डायरेक्ट नहीं लिखा रहेगा डी ए बाई डी आर निकालिए, जैसे पहले क्या लिखा रहता था, बाय इक्वल टू एक फंक्शन लिखा है, जैसे यही लिख लिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बाय इक्वल टू फंक्शन लिखा है, तो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा होगा कि अब बाय का चेंज एक्स के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में नहीं, सीधे ही कहेंगे डी बाय डी आर निकाल दो भाई, ऐसा सीधे ही कह देंगे हमको। तो वहां से यहां तक पहुंचने में बस वर्ड प्रॉब्लम्स फ्रेम होने लगेंगी, इतना ही विशेष डिफरेंस है, बहुत कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो सीधा सा क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एरिया का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालिए, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है क्वेश्चन में उसी को वेरिएबल पकड़ा जाएगा हर बार। तो यहाँ आर के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, मतलब आर ही वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन आर वेरिएबल है तो फाइनली वैल्यू, जैसे हम डेफिनेट मतलब डिफरेंशिएशन में करते थे ना, कि बाद में फाइनल में जैसे एक्स की जगह 2 पुट करना है, यदि एंगल है एक्स तो पाई बाई 6 पुट करना है, पाई बाई 3 पुट करना है, लेकिन आफ्टर डिफरेंशिएशन पुट करना होता था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन किए हैं ना कई सारे क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन में पूछ रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स निकालिए एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, एक्स इक्वल टू 0, किए ना। लेकिन उनमें क्या करते थे, जो भी एक्स की वैल्यू गिवन है वो डिफरेंशिएशन के बाद पुट करते थे, सेम हियर ऑल्सो। यहाँ आर की वैल्यू भी गिवन है हमें क्वेश्चन में, एट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यही लिखा है आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये कब पुट करोगे, एंड में, जब डिफरेंशिएशन कर लोगे, अभी पुट कर दोगे तो सभी नंबर बन जाएगा, और नंबर का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज कहां से मिलेगी, ठीक है। सो अब आपको सीधे सीधे डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, डी ए बाय डी आर, और जो अब तक किया वैसे ही करना है, कुछ नया नहीं है। पाई एक कांस्टेंट है, पाई को अलग रखिए, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2r, सीधा सा बस 2r। अब r की जगह 6 पुट कर दो, आपका आंसर आ गया 12 पाई, सेंटीमीटर ही रह जाएगा, चेंज है तो सेंटीमीटर बाय स्क्वायर, वैसे तो एरिया का चेंज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगा यूनिट, लेकिन सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट कर दोगे तो फिर सेंटीमीटर रह जाएगा, कट नहीं करना है लेकिन, ठीक है। तो ये आ जाएगा, आर की जगह 6 पुट करोगे तो ये आएगा 12 पाई, यूनिट उन्होंने लिखी होगी मेरे हिसाब से सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। एक किसकी यूनिट लिखी है, न्यूमरेटर में एरिया की, डिनोमिनेटर में रेडियस की, ये जो यहाँ लिखा था बाई यूनिट लिखी हुई है। जैसे वेलोसिटी होता है ना मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, तो न्यूमरेटर में यूनिट किसकी लिखी हुई है, डिस्प्लेसमेंट की, और सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की। तो डिस्प्लेसमेंट का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो होता है ना, तो न्यूमरेटर में यूनिट होती है। अब यहाँ कैंसिलेशन हो सकता है लेकिन ठीक है,
कैंसिलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो आंसर यही लिखा होगा, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को, क्या कैसा है कुछ? ऐसा बहुत विशेष कठिन नहीं है, लेकिन इस पे क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा डिफरेंशिएशन इससे ज्यादा कठिन पड़ जाता है यदि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे दो। कठिन कैसे होगा आप आगे खुद ही ऑब्जर्व कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें आपको इंफॉर्मेशन ट्रिकी फॉर्म में दी होगी, या आप शेप कोई ट्रिकी दे दिया जाएगा। जैसे ये तो सर्कल दिया था, अब और कोई ऐसा शेप दे दिया जाए जिसका फॉर्मूला ही ट्रिकी पड़ता हो, दो तीन वेरिएबल आते हो, तो मुश्किल पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर है? तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हमको थ्रू आउट द एक्सरसाइज, थ्योरी में ऐसा विशेष कुछ खास है नहीं, बस आपको एक क्लिक करना है कि मीनिंग क्या है किस वर्ड का, बस एक क्लिक कर लिए, डिफरेंशिएशन कर देना, आंसर निकल आएगा। ठीक है, सीधे सीधे। तो आप सीधे आप एग्जाम्पल तो आप खुद से ट्राई करना, मैं एग्जाम्पल ज्यादा नहीं ले रहा हूं, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, आप एग्जाम्पल के को ट्राई करके देखना। मैं और भी क्वेश्चन करा रहा हूं, उन्हें एग्जाम्पल दिए 18, टोटल 18 एग्जाम्पल दिए हैं आपको। ठीक है, एक कुछ ऐसा लिखा है, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ऐसा कुछ पहले पढ़ा है वैसे जी? हाँ, उसमें आता है मैथ का ही पार्ट जो इसमें कवर होता है, क्या बोलते हैं, एक और सब मैथ किसके साथ पढ़ते हैं, कॉमर्स, हाँ कॉमर्स के साथ जो मैथ पढ़ते हैं उसमें कवर होता है, उसमें कवर होता है। ठीक है, खैर कोई नहीं। सो सीधे 11A एक्सरसाइज में आ जाइए, टोटल क्वेश्चन दिए हैं 21, उसमें से कुछ दो चार पांच 10 क्वेश्चन कर लेते हैं हम। जिस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू मेंशन है वो यूज कर लेना, नहीं मेंशन है तो पाई ही छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पाई की वैल्यू मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो log 2 log 3 log 5 ऐसी वैल्यूज भी यूज करनी पड़ रही हैं बच्चों को, 10⁻²/5 ऐसे कुछ निकालने पड़ रहे हैं। ठीक है, और मैथ में कह रहे हैं पाई की वैल्यू भी हम लिख के देंगे, खतरनाक सिस्टम है। खैर ठीक है, बढ़िया है, बनाया हुआ है। पाई की वैल्यू यदि पेपर में दी हो तो यूज कर लेना, नहीं दी हो तो पाई ही छोड़ देना। सो कोई भी रैंडमली क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसके नोट्स में क्वेश्चन ही सॉल्व करो सीधे, एक्सरसाइज कुछ मत लिखो। अच्छा लिखना है तो वर्ड्स में केवल ए लिख सकते हो, dy/dx लिख के, इट्स डिनोट द चेंज ऑफ बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यही डिनोट करता है एक्चुअली में, dy/dx क्या डिनोट करता है, चेंज ऑफ बाय विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस डेफिनेशन ओनली। ठीक है ना, एक ये रिप्रेजेंटेशन है, dy/dx लिख रहे हो या कुछ और लिखना चाहो, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक का नाम है, उसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन, मैंने सारे एप्लीकेशंस के नाम बताए आपको, लेकिन उनमें से पहला पढ़ रहे हैं, नाम था एज रेट मेजरर, ऐसे ही कुछ नाम था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव एज रेट मेजरर, मतलब चेंज ऑफ रेट को मेजर करने के लिए। ठीक है, dy/dx के और भी मीनिंग है, उनमें से एक मीनिंग यूज किया है भाई अपने, इसलिए मैंने कहा इसमें आपको यदि एज ए नोट्स कुछ लिखना है तो इसका मीनिंग ही लिख सकते हो, क्योंकि इसी मीनिंग को पकड़ के काम कर रहे हैं ना फिलहाल। इसका मीनिंग एक स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है, इसलिए टेंजेंट नॉर्मल में भी काम आएगा। ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो dy/dx क्या है, चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, change of y with respect to x. It denotes change of y with respect to x. That's why we are using it as a rate measurer. ठीक है ना, क्योंकि चेंज डिनोट करता है डिफरेंशिएशन, इसलिए इसको रेट मेजरर के तौर पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आगे फिर भी थोड़ा बहुत थ्योरी एक्स्ट्रा आएगी इस वाले में, क्योंकि केवल सीधे नाम को ही उपयोग कर रहे हैं तो कुछ खास है नहीं। आगे पार्ट में कुछ डिफरेंशिएशन पे और भी चीजें बिल्ड होंगी, तब हमें थ्योरी एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, ओके। सो टॉपिक का नाम था डेरिवेटिव एज अ रेट मेजरर। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, टोटल 21 है ना, तो 1 4 ऐसी सीक्वेंस में चलूंगा, दो दो छोड़ते जाऊंगा, 1 के बाद 4, फिर दो छोड़े तो 3 ऐड करेंगे तो दो ही छूट रहे हैं ना, 2 और 3 तो छूट रहे हैं, हाँ। 4 में 3 ऐड करेंगे 7 एपी के हिसाब से, ठीक है ना, इस हिसाब से करते जाएंगे। तो 1 के बाद 4, फिर 7, फिर 10, फिर 13, फिर 16, ओके। उसके बाद बीच में जो बच जाएंगे फिर उनमें से कुछ ले लेंगे। ठीक है, सो पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है
द साइड ऑफ, अच्छा मैं थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से भी बोर्ड पे लिख के दिखा देता हूँ कि बोर्ड में कैसे लिखना होता है द क्वेश्चन का, ऐसी तरीके ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, आपकी 12th बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 12th बोर्ड में भी आते हैं, तो बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस का सामना हो जाए तो कैसे डील करना है, ठीक है, या क्या लिखना है। तो द साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर को आप जिससे डिनोट करना चाहते हैं कर सकते हैं, मैं ए से कर रहा हूं। लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ए, देन गिवन क्या है, डी ए बाय डी टी। जो मुझे गिवन है पहली ही लाइन में वो गिवन है डी ए बाय डी टी इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये गिवन है, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स पेरीमीटर, ठीक है। सो फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करके लिखा जाता है, लेकिन मैं सीधे क्वेश्चन मार्क लिख के लिखा देता हूं। पेरीमीटर को यदि पी से डिनोट कर रहा हूं तो डी पी बाई लेट साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ए एंड पेरीमीटर पी, लो ए भी लिख देता हूं, ठीक है। पता करना है डी पी बाई डी टी, ये टारगेट है, बस सीधा सा क्वेश्चन है। स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पूरे मेंसुरेशन वाले फॉर्मूले काम आ जाएंगे पूरे एक तरफ से, 4a, 4a फॉर्मूला है, सही है भाई। सो पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4a। अब हमें दिख रहा है डी ए बाई डी टी गिवन है, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो इसका। सो पी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में डी पी बाई डी टी, फोर एज इट इज, ए का डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी की वैल्यू गिवन है 0.2, रख दो आंसर आ गया। 4 इंटू 0.2 0.8 होता होगा, बहुत बढ़िया। 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यूनिट जरूर लिखें, और वैसे फिजिक्स वालों ने आदत बनाई दी होगी अब तक, तो यूनिट जरूर लिखें एटलीस्ट इन बोर्ड एग्जाम। एमसीक्यू में तो यूनिट आप लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑप्शन चूज कर रहे हैं ना आप। लेकिन बोर्ड एग्जाम में यूनिट लिखने के मार्क्स होते हैं, पहले ही बता रहा हूं मैं। तो कैसे होते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ थोड़ा सा। बोर्ड एग्जाम की कॉपीज एक पर्टिकुलर माइंड सेट से चेक की जाती हैं। एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा है, वो देखेगा कि किस तरीके का जा रहा है, मतलब पहले तो वो लीनियंट ही स्टार्ट करते हैं, इन जनरल मार्क देना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको ये रियलाइज हो जाता है कि ये बच्चे ने लगभग सब कुछ सही लिखा है कॉपी, क्योंकि मार्क्स नाम तो लिखा नहीं होता है कॉपी पे, तो इसने सब कुछ सही लिखा है, 100 मार्क्स या 80 मार्क्स का पेपर है या 75 का जो भी है, आपके कितना का होता है बोर्ड का पेपर, 80 का होता है हम। तो 80 मार्क का पेपर और इसके 80 के नियर पहुंचने वाले मार्क्स, देन वो स्ट्रिक्ट होने लगता है, वो स्ट्रिक्ट होने लगता है और ऐसा प्रयास करता है कि छोटी से भी गलती मिल जाए तो मार्क्स कट किए जाएं, और उस जगह पे यदि आपने यूनिट नहीं लिखी तो जरूर मार्क कट हो जाएंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप केवल 25 ही नंबर ला रहे हैं 100 में से, मतलब पास होने वाले हैं केवल, तो वो सोचेगा यूनिट नहीं भी लिखी और इसको 24 मार्क्स मिल रहे थे, यूनिट के मैंने कट कर लिए, तो वो 23 ही रह जाएंगे, 24 पे पास होते हैं 80 में से, ठीक है, 24 या 25 पे, ठीक है। आउट ऑफ 80 25 पे पास होते हैं, और यदि इसके यूनिट के मार्क्स कट कर लिए तो एक नंबर से फेल हो जाएगा ये, या आधे नंबर से फेल हो जाएगा, तो फिर वो कट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब ये अलग अलग माइंडसेट है, सोचता है एग्जामिनर भी चेक करते वक्त कि वो पास हो सकता है बच्चा, यदि यूनिट के मार्क्स नहीं कट करने से तो ठीक है चलो पास हो जाने दो, ठीक है, ऐसा होता है। तो यदि आप अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं तो इस जगह इस गलती को नहीं, मतलब एक्सेप्ट किया जाएगा, आप तो यही मान के चलिए, यदि आप 12th में ये प्रयास कर रहे हैं मैथ में या किसी भी और सब्जेक्ट में कि आपके आउट ऑफ 80 70 75 80 के नियर पहुंचे मार्क्स, और पहुंचते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि ये काल्पनिक टाइप के आते हैं, खूब आते हैं बच्चों के मार्क्स ऐसे, ठीक है ना, काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, आउट ऑफ 80 70 75 80 आउट ऑफ 80 भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसे नहीं आते, लेकिन ठीक है, इस रेंज में आप पहुंचना चाहते हैं तो एक छोटी से छोटी चीज भी आपकी पकड़ी जाएगी, और यदि गलती हुई तो मार्क्स कट किए जाएंगे, मतलब यूनिट नहीं लिखी तो उसके भी मार्क्स चले जाएंगे आपके, इसलिए वो लिखने की आदत बनाइए हमेशा, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अगला, मैं पहले ही बता दिया हूं किस सीक्वेंस में सॉल्व करने वाले हैं, तो फोर्थ देख लीजिए सीधे, अरे स्क्वायर वाला ही है, फोर्थ नहीं कर रहा है।
फिर से स्क्वायर आ गया, आपने कर लिया क्या? ठीक है, आप खुद कर लेना, कोई बात नहीं, लिख लिया तो। एक्चुअली में फिर से स्क्वायर आ गया, इसलिए मेरा मन नहीं किया। हम्म, ठीक है, कर देते हैं भाई, स्क्वायर वाला फिर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया का है, पहले सर्कल पेरीमीटर का था, अब इस बार एरिया का है। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है अ साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इंक्रीजिंग एट 3 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, पर मिनट का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना? ये खुद से क्लिक करना है आपको। सो फोर्थ क्वेश्चन में क्या रखा है कि साइड जो है एक स्क्वायर की, मतलब DA/DT, वो चेंज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। एक स्क्वायर की साइड किस हिसाब से चेंज, मतलब मिनट लिखना है तो MIN लिखना भाई। मिनट को MIN से डिनोट किया जाता है, M से मीटर को किया जाता है, ठीक है। हाँ, स्क्वायर की साइड कैसे चेंज हो सकती, क्या कर रहे हैं, मतलब गर्म करेंगे तो हो जाएगी चेंज, मेटल है तो एक्सपेंशन हो जाएगा, है ना? 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर, ऐसा सोना हो सकता है फिर तो। सोना मतलब गोल्ड की बात हो रही है, AU वाली। गोल्ड भी इस हिसाब से एक्सपेंड कर सकते हैं, ज्यादातर मेटल कर सकते हैं, ज्यादातर मेटल्स में इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी पढ़ा होगा ना? ब्रिटलनेस नहीं, इलास्टिसिटी। ब्रिटलनेस मतलब अ, गिरते ही टूट जाए, जैसे ग्लास टूट जाए। लेकिन मेटल्स ऐसे नहीं होते हैं, वो शेप चेंज कर लेते हैं, शेप चेंज कर लेते हैं, बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। इसलिए तो गोल्ड के इतने ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि उसकी खींचे जाने की क्षमता बहुत ज्यादा है, कितना भी पतला से पतला बनाया जा सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा ऑर्नामेंट उसके ही बनते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर के ही, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। चलिए खैर, क्वेश्चन में आगे क्या दिया है? एट व्हाट रेट एरिया इंक्रीजिंग व्हेन साइड इज 10 सेंटीमीटर। सो पूछा है, एक कैपिटल ए से एरिया डिनोट कर रहा हूं, DA/DT। ये पूछा है एट A = 10 सेंटीमीटर। सो डिफरेंशिएशन के बाद ए की जगह 10 सेंटीमीटर पुट करना है, बस इतना सा टारगेट है। हमने पढ़ रखा है एरिया ऑफ स्क्वायर इज A²। ये याद होना चाहिए आपको। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर, A²। अब DA/DT पता करना है, तो DA/DT, सो 2A आ जाएगा ये, इंटू DA/DT भी आएगा, ध्यान ही रखना बस। इसमें किसी को झोल लग रहा है कुछ डिफिकल्टी? अरे भाई, ये ए का फंक्शन है और चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो आप ए का डिफरेंशिएशन केवल 2A नहीं, DA/DT भी करेंगे। याद आ रहा है कुछ ऐसा, पहले कर चुके हैं हम लोग, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में यही तो करते थे। ये पैरामेट्रिक टाइप का हो गया डिफरेंशिएशन। अरे, हमारी साइड भी जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रही है, वो एरिया भी जो है वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है, लेकिन एरिया डायरेक्टली साइड का फंक्शन है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया साइड का, तो A² का 2A, लेकिन DA/DT भी लिखना है, ध्यान ही रखना। बस अब तो सीधे सबकी वैल्यू पुट करनी है, 2 एज इट इज। ए की वैल्यू ए गिवन है 10, और DA/DT की वैल्यू वो गिवन है 3। 60 आ गया है, 60। लेकिन यूनिट क्या लिखोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, टाइम के रिस्पेक्ट में जो पहले टाइम था अब भी वही टाइम रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सो एरिया का चेंज हो रहा है इस रेट से, ठीक है? एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो पर मिनट। सो मतलब ये डिफरेंशिएशन से आसान ही पड़ता है यदि आप करेक्टली फ्रेम कर लेते हो। ये कठिन नहीं पड़ता, पूरे थ्रू आउट द एक्सरसाइज आपको यही मिलने वाला है, मतलब बस आपको वो शेप जो यूज किया गया उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले तो, जो उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं। मतलब अभी तो 2D शेप से यूज हो रहा है, दोनों ही स्क्वायर की, इससे पहले सर्कल था, ठीक है? एक एग्जांपल जो लिया था उसमें सर्कल था, 2D है। 3D भी आने वाले हैं, मतलब स्पीयर वॉल्यूम वाले जो है वो सब भी आएंगे अभी, ठीक है? तो उनके फॉर्मूले याद होना चाहिए। कंपैरेटिवली ये डिफरेंशिएशन आसान ही पड़ता है, टॉपिक कठिन नहीं पड़ता, लेकिन आपको फ्रेमिंग ठीक आती हो तो। चलिए खैर, 7th क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अटेम्प्ट करो, किसी का आ गया हो तो बताओ, फिर मैं बताता हूँ फटाफट। 7th अटेम्प्ट करो जल्दी से।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr क्यू। जिनको याद नहीं है मैं बोर्ड पे बता रहा हूं, और याद कर लेना, एक काम आते हैं। टेंथ में पढ़ाए इसीलिए गए थे कि इलेवेंथ में उपयोग कर लेना। मतलब टेंथ के बोर्ड में तो कर ही लेना, बोर्ड में किया ही होगा, लेकिन इलेवेंथ में दोबारा से उपयोग कर लेना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 πr क्यू। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला। सो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून चेंजिंग, वॉल्यूम दे रखा किस रेट से चेंज हो रहा है। देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एट द इंस्टेंट व्हेन, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सो वॉल्यूम से पहले रेडियस का चेंज निकालना पड़ेगा, रेडियस के चेंज से सरफेस एरिया का चेंज, सरफेस एरिया का चेंज पूछा है तो सरफेस एरिया को भी ए से ही डिनोट करूंगा मैं। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला यहाँ एस ए लिख देता हूं, लेकिन सरफेस एरिया को डिनोट में चाहो ऐसे ही से कर लेना। चलो, एस ए, एस ए का फॉर्मूला याद है किसी को सर स्पीयर का? 4 πr², करेक्ट है भाई, 4 πr² ये होता है। इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा क्वेश्चन आया है सेवेंथ, बढ़िया। और रेडियस की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। सो पहली इंफॉर्मेशन जो गिवन है आपको, वो गिवन है dv/dt, ये गिवन है आपको। वो भी किस रेट से चेंज हो रहा है? 25 cm³ पर सेकेंड, ये दिया है भाई। सेंटीमीटर क्यूब को सीसी लिख सकते हैं, सही है। हमारी बाइक या कार के जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो भी सीसी में ही होता है, और वो यही सीसी होता है जो यहाँ लिखा है, ये वाला सीसी। कहते हैं ना 100 सीसी बाइक है, मारुति 800 में जो 800 बर्ड है, वो उसके सिलेंडर की कैपेसिटी ही है 100 सेंटीमीटर क्यूब। कैपेसिटी मतलब एक स्टोक में कितना टोटल एयर और फ्यूल का मिक्सचर बर्न होगा एक ही स्टोक में। तो 800 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, वो एक स्टोक में बर्न होता है। जितना ज्यादा वो होगा सेंटीमीटर क्यूबिक में हमारा वॉल्यूम सिलेंडर का किसी भी गाड़ी का, उतना ज्यादा वो फ्यूल बर्न करती है। लेकिन फ्यूल ज्यादा बर्न करने पे एनर्जी भी ज्यादा जनरेट होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो पावर ज्यादा होती है उस गाड़ी में जितना ज्यादा बड़ा इंजन होता है। बड़ा से मतलब क्या, वॉल्यूम वाइज बड़ा कह रहा हूं मैं। गाड़ी भी नो डाउट बड़ी हो जाएगी, जैसे 155 सीसी होगी तो ज्यादा फ्यूल बर्न करेगी और ज्यादा पावर जनरेट करेगी। 200 सीसी होगी तो और ज्यादा फ्यूल बर्न करेगी। जैसे ये होती है, क्या नाम है, एवेंजर करके बाइक है ना, एवेंजर 250, ऐसे जो नाम नाम के आगे ही लिखा रहता है 250, नंबर ही उसमें साइज बता रहा है कैपेसिटी उसके सिलेंडर की। एवेंजर 250 है, तो 250 350 भी आती है शायद। तो 350 उसमें उसके वॉल्यूम की ही वैल्यू बताई गई है आपको, कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है उसके, जो एक बार में बर्न करेगा। वो जितना ज्यादा वॉल्यूम बर्न करेगा उतना ज्यादा फ्यूल खाएगी गाड़ी, लेकिन पावर ज्यादा होगी, नो डाउट पावर ज्यादा होगी। ठीक है, आगे आंसर किसका, क्या आंसर आया सर? पर सेकेंड, बिना देखे किया, पीछे देखा तो नहीं। चलो ठीक है, अब मैं आंसर देख लेता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है। सही है, लेकिन आंसर सही है बेटा आपका, गुड। बस इसे डिफरेंशिएशन करना था, dv/dt दिया है तो v का डिफरेंशिएशन कर लो। अच्छा, आपको r की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, कितनी है? 5 सेंटीमीटर। सो इसका डिफरेंशिएशन किया मैंने, v इक्वल टू होता है 4/3 πr क्यू। डिफरेंशिएशन किया टाइम के रिस्पेक्ट में, dv/dt। ठीक है, dv/dt किया तो 4/3, और पाई तो कांस्टेंट है, बाहर रहेंगे। आर क्यू का डिफरेंशिएशन 3r², r का dr/dt। ठीक है, इस 4 से 4 को उड़ा दीजिए, ना 3 से 3 को उड़ा दीजिए, सॉरी, 3 से 3 को उड़ा दीजिए। dv/dt की वैल्यू वो गिवन है, देखो 25, यहां रख दीजिए। सो 25 4 πr² एज इट इज dr/dt। वैसे r की वैल्यू रख सकते थे हम 5², तो 5 से 5 कट जाता। चलो अब रख देते हैं, अगले स्टेप पे लिख देता हूँ। 25 एज इट इज, 4 पाई एज इट इज, आर की वैल्यू वहां दे रखी है 5, देखो। सो आर की जगह लिख दिया 25, आर स्क्वायर की जगह, सॉरी, dr/dt।
तो 25 से 25 उड़ जाएगा। डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ रही है 1/4 पाई। डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ रही है 1/4 पाई। ऐसी आ गई। और एक क्या आया है, सेंटीमीटर पर सेकंड में रेट चेंज ऑफ रेडियस आ गया है। इसको क्यों निकाला, क्योंकि सरफेस एरिया में भी रेडियस ही है, तो उसमें जरूरत पड़ेगी इसकी। सो एरिया लिखा हुआ है मेरा, एस से लिख रहा हूं 4 पाई r स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट किया इसे। सो डी एस बाय डी टी। एस का मतलब है सरफेस एरिया। 4 पाई एज इट इज, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r dr/dt। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए। 4 पाई एज इट इज, 2 एज इट इज, आर की वैल्यू 5 है, dr/dt की वैल्यू है 1/4 पाई। 4 पाई से 4 पाई उड़ा दीजिए, ये आ गया 10। एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। खत्म। अब तो क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो ऐसे चेन में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे पहुंचो, दूसरी यूनिट से तीसरी यूनिट पे पहुंचो, ऐसे आपको चेन में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। सो सेवेंथ के बाद अगला अब आप 10th अटेम्प्ट करके देखिए। सर्कल का एरिया लगेगा इसमें वैसे। एक स्टोन को ड्रॉप किया है लेक में। वेव्स मूव इन सर्कल स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आ जाओ आ जाओ। इस लाइन का मीनिंग क्या पकड़ना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 में? वेव मूव्स इन सर्कल एट द स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक क्या चीज चेंज हो रही है, रेडियस या सरकमफेरेंस? सरकमफेरेंस। मुझे लग रहा है रेडियस होनी चाहिए। मूव्स इन सर्कल, अब सर्कल का मूवमेंट मतलब बाहर की तरफ हो रहा है। पत्थर ड्रॉप करोगे तो जो वेव्स मूव होंगी वो बाहर की तरफ एक्सपेंड होंगी ना, और एक्सपेंड होंगी तो ये एक्सपेंशन किसका हो रहा होगा, सर्कल का। तो 3.5 मीटर पर सेकेंड मुझे जो लग रहा है वो रेडियस का चेंज होना चाहिए, मतलब dr/dt होना चाहिए। क्योंकि उनने क्लियर वर्ड्स में नहीं लिखा कि ये चेंज ऑफ जो दिया है वो किसका दिया है, बस इतना दिया है कि stone dropped into a quiet lake and wave move in circles at a speed of 3.5 मीटर पर सेकेंड। मुझे लग रहा है रेडियस का ही चेंज दिया है। At the instant when the radius of the circular wave is 7.5 centimeter, how fast enclosed area is increasing? So आपको डी एरिया के चेंज की स्पीड निकालनी है। सीधा सा फॉर्मूला लगाइए, ट्राई करिए। पहला क्वेश्चन ही जो किया था हमने, जो एग्जांपल वैसा ही है, बस उसमें सरकमफेरेंस था, इसमें रेडियस वो है एरिया। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला याद ही होगा, πr² है। सीधा ही है क्वेश्चन। आप और जो गिवन डेटा है उसको आप पहले मान के चलिए dr/dt। आंसर मैच नहीं करेगा तब देखेंगे, फिर सरकमफेरेंस के चेंज को मान लेंगे, आंसर मैच नहीं किया तो। सिंपल क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करके देखो। एक बात और जान लीजिए, कोई भी टॉपिक स्टार्ट सिंपल से ही होता है, लेकिन आप उसको सिंपल बनाए रखना चाहते हैं तो पहले सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखा करिए। वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं फिर कठिन लगने लगता है, लगेगा ही वो तो, जब ऐसे सिंपल से क्वेश्चन को करके नहीं देखेंगे तो। आया किसी का आंसर? आर्यन जी, आया कि नहीं? आपने उम्मीद बढ़ा दी हमारी। क्यों से बोले? क्या हो रहा है बेटा? दोनों के दोनों सो रहे हैं? क्या हो गया बेटा? नहीं, ये तो कोई और है, मैं समझ रहा था कोई और। आप तो सर्वेल हैं। वो कहाँ चला गया आज, एक और कैब वाला? अच्छा, इधर है वो तो। आपने अपनी सीट बरकरार रखी है। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना? हाँ, करके बताओ। क्या हो गया तुम्हें?
दवाई हवाई ली। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यही दिया है पीछे आंसर। तो बस फिर क्या है, बढ़िया। 165 आ गया भाई लोगों का आंसर। 165 को मराठी में क्या कहेंगे? 162। क्या क्या, फिर से बोलो। एक, एक से पासष्ट। कठिन है। नंबर तो वाकई कठिन है। 11 ही सही है, अकरा है ना? सही है क्या? उसके बाद कठिन है। चलो बढ़िया है। कर लिया कि सबने 10th क्वेश्चन? 10th कर लिया है तो 13th करना है उसके बाद। 10th बाद अपने नहीं कर पाए उनके लिए बोर्ड पे कर दे रहा हूं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया है डी आर बाय डी टी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है? रेडियस गिवन है 7.5 सेंटीमीटर, और एरिया का चेंज पूछा है, तो डी ए बाय डी टी की वैल्यू पूछी है। सो एरिया होता है मेरा पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएशन किया, डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू 2 आर इंटू डी आर बाय डी टी। डी ए बाय डी टी को तो ऐसे ही रहने दो, पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। टू एज इट इज, आर की वैल्यू गिवन थी 7.5, और डी आर बाई डी टी की वैल्यू गिवन थी 3.5। तो बस 3.5 और 2 से 7 को उड़ा दिया। 22 इंटू 7.5, 7.5 को लिख लिया 15/2, तो 11 इंटू 15 हो जाएगा ये। 165 ही सही है, बढ़िया, खत्म। एक ही बार में यही लिख देते हैं, हटाओ। 165 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। खत्म। मैथ सही में सिंपल हो गई आज तुम। क्वेश्चन नंबर 13 कर लिया? तो करो फिर, क्या सोच रहे हो? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम द पाइप। सैंड पोरिंग हो रही है, वो भी पाइप से, एट द रेट 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम चेंज है, यूनिट से समझना है अब आपको ये। यूनिट दिया ना सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड 13 में। सो आपको दिया है डी भी बाय डी टी। कौन सा यूनिट? 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आगे बताया होगा शेप कौन सा बन रहा है। इन द फॉर्म ऑफ कोन दिया है ना, कोन। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है? किसको पता है? बोलो। 1/3 पाई आर स्क्वायर है। जो भी ये सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। इसके अलावा जो भी पढ़ा है उनने, या याद आ रहा है, गलत याद आ रहा है, ठीक है। पढ़ा तो सही ही होगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऐसा दिया हुआ है, वॉल्यूम में होता है, ठीक है। फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ कोन on the ground such a way then height of cone is 1/6 of its radius। सो हाइट कम बढ़ रही है, रेडियस ज्यादा बढ़ रही है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। हाइट जो है कोन की, वो रेडियस का 1/6 है, यही गिवन है। हाइट जो है रेडियस का 1/6 है, तो यहाँ रेडियस में ही बन जाए फॉर्मूला पूरा, इसलिए दिया है। हाइट की जगह r/6 लिख देना, पूरा फॉर्मूला रेडियस में बन जाएगा, इसलिए दिया है वो, ठीक है। अजी रेडियस का चेंज पूछा है, फिर भी आगे देख लेते हैं, हाइट चेंज तो नहीं पूछा। नहीं, हाइट ही पूछा है, तो रेडियस को क्यों चेंज करेंगे, हाइट को ही चेंज करेंगे। मैं कह रहा था यहाँ हाइट की जगह हम लिख लेंगे r/6, ऐसा नहीं करेंगे, r की जगह लिखेंगे 6h। जल्दी हो जाएगा ना काम हमारा। r की जगह लिखेंगे 6h। क्वेश्चन में क्योंकि हाइट चेंज पूछा है, तो हाइट चेंज हम r की जगह 6h रख के लिख लेंगे, बाद में h की जगह 3 पुट कर देंगे। हाउ फास्ट हाइट ऑफ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन हाइट इज 3 सेंटीमीटर।
तो आपको पहले इस क्वेश्चन में, क्योंकि वॉल्यूम में दो वेरिएबल हैं दिया हुआ है, क्वेश्चन फॉर्मूला आपको याद है तो मैंने लिख दिया। अब हमें कह रहे हैं कि वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है। अब वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है पर ठीक है, लेकिन वॉल्यूम में वेरिएबल दो हैं, हाइट एंड रेडियस। कोन की हाइट बदल दो या रेडियस बदल दो, दोनों से वॉल्यूम बदलता है ना। दो बार रेडियस वॉल्यूम, उसमें दो वेरिएबल है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में खुद ही आपको दिया है कि दोनों वेरिएबल का रिश्ता क्या है। हाइट और रेडियस का रिश्ता क्वेश्चन में खुद ही लिखा है वर्ड्स में। आप सेकेंड लाइन पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ कोन इज वन सेक्ट ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो मैंने लिख दिया। यहां से आपको क्योंकि हाइट का चेंज पूछा है तो आप रेडियस की वैल्यू यहां पुट करिए। हालांकि रेडियस का चेंज पूछा होता तो हम उल्टा कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही काम तरीके वैलिड हैं। लेकिन हमें क्योंकि हाइट का चेंज पूछा है तो मैंने हाइट की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू यहां से निकाली, वो निकल रही है 6h, और यहां पुट कर दिया। सो वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई एज इट इज। आर का 6h का स्क्वायर करेंगे 36h हो जाएगा, एच स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? आर स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी इसमें। डिफरेंशिएशन अभी किया नहीं, डिफरेंशिएशन तब करेंगे जब हमारे पास सिंगल वेरिएबल बन जाए। हालांकि डबल में भी हो जाता है, लेकिन पहले सिंगल में कर लो। 36 को उड़ा दो इससे 12 बार। सो वॉल्यूम इक्वल टू आ गया 12 पाई HQ। सही है ना? अब डिफरेंशिएशन किया टी के रिस्पेक्ट में। सो डी भी बाई डी टी इज इक्वल टू 12 3 जा फिर से 36 हो गया, ये तो फालतू में ही कैंसिल किया था। 36 पाई H² DH/dt। इसको मत भूल जाना क्योंकि यही तो पता करना है। सारी दो वैल्यू दी हुई है। H की वैल्यू क्वेश्चन में लास्ट में दी है 3, वो पुट कर दो, इसे 18 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? पाई की वैल्यू दी है नहीं है तो पाई के टर्म्स में ही आ रहा होगा, 1/18 पाई। ठीक है भाई, जितना आ रहा है सही है, बढ़िया है। इसकी वैल्यू दी है 18, 36 एज इट इज, पाई एज इट इज। आर की वैल्यू 3 दे रखी, एच की वैल्यू 3 दी है ना, मैंने लिखी नहीं, यहां लिख देता हूं। एच की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर। सो यहां लिख दिया 3 × 3 9 लिख देते हैं सीधे ही, 9 सेंटीमीटर। और DH/dt टारगेट है मेरा निकालना। किसको किससे उड़ा दिया जाए? 18 से ही उड़ा देते हैं 36 को सीधे ही, ट्वाइस। 18 ही फिर बन गया लेकिन। सो DH/dt की वैल्यू आ गई, जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 16 करें भाई। 1/18 पाई, यूनिट क्या होगी DH/dt की? सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाइट है ना, सेंटीमीटर में चेंज होगी, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो रहा था तो। किसी को कोई डाउट तो नहीं? फटाफट 16 करके दिखाओ फिर। 16 करके दिखाओ फटाफट। जिनका ये हो गया 16 नंबर अटेम्प्ट करें। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है थोड़ा सा। राइट एंगल ट्राइंगल वाली सिचुएशन है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। हिंट है मेरी तरफ से आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16। 13 मीटर लॉन्ग लैडर है, बॉल के अलोंग रखी हुई है। The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the ball at the rate 2 meter per second. How fast height is decreasing when the foot of ladder is 5 meter away from the ball? Okay. पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी पड़ेगी। 5 है तो हाइट 12 रहेगी उस समय पे वैसे, लेकिन चेंज ऑफ हाइट पूछा है, हाइट अकेला ही नहीं पूछा है। 13 स्क्वायर, 12 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं ना। तो बेस वाली वैल्यू दे रखी है 5, हाइट हाइपोटेनियस दे रखा है 13, लेडर होगी ना हाइपोटेनियस, तो ऑब्वियस सी बात है हाइट 12 रहेगी उस समय तो।
लेकिन आंसर अभी 12 नहीं है, हाइट अकेली नहीं पूछी है, हाइट का चेंज पूछा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो वो करने के लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सिचुएशन कैसी है वो यहां समझा देते हैं हम। ट्राइंगल ही बना देते हैं सीधे एक, वो भी राइट एंगल। ए है एक लैडर, इस बॉल के अलोंग लगी हुई है, ए है लैडर। चलो दूसरे कलर से लिख देते हैं। ये है एक लैडर, 13 मीटर की है भाई। 1 मिनट, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं लेंथ को, ऐसे ही रहने दो, इसको हाइट को भी थोड़ा इधर इंक्रीज कर दो। सो इस लैडर को आपने इधर खींचना स्टार्ट किया, जिससे ऊपर चढ़ा हुआ पर्सन नीचे आ जाए। हैं? सही है, दूसरे की हाइट बर्दाश्त नहीं हो रही थी 2 मीटर पर सेकंड की रेट से। ठीक है, इस एंड को आपने क्या किया, इधर खींचना स्टार्ट किया, इधर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये नीचे आना चालू हो जाएगा भाई बेचारा, जो भी होगा यहाँ, ये एंड नीचे आना चालू हो जाएगा। यही स्पीड पूछिए किस एंड से आए, किस स्पीड से नीचे आएगा। ठीक है, यही पूछा है। अब इसमें तो कोई रिश्ता है फॉर्मूले वाला, जैसे अब तक तो वॉल्यूम पूछ रहे थे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला, एरिया था तो एरिया का फॉर्मूला, यहाँ तो कुछ अलग ही पूछ लिया है। यहाँ खुद ही आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो यदि मैं इस चीज लेंथ को मान लूं बेस, इसे हाइपोटेनियस और इसे हाइट, ठीक है, तो इन तीनों में एक रिश्ता है, वो है बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो मुझे ये क्या दिया रखा है, ये दे रखा है चेंज ऑफ बेस। इसी स्पीड से आप चेंज कर रहे हो इस बेस को। 2 मीटर पर सेकंड ही दिया है ना, बहुत तेज खींच रहे हैं भाई, 2 मीटर बहुत होता है 6 फीट के ऊपर, और 1 सेकंड में इतना खींच दिया है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड बहुत कम समय है, और 6 फीट बहुत लंबी लेंथ होती है, ठीक ठाक लेवल लेंथ होती है 6 मीटर। ठीक है, क्या हो गया? ओके, खैर आपको जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, यदि मैंने इसको बी लिया है तो ये वैल्यू गिवन है डी बी बाई डी टी की। ठीक है, सो एच की जगह तो ये 13 विराज करा ही दो। अरे एच तो दिया ही है ना 13, ये थोड़ी चेंज होने वाला है। आप इसको खींचो, लेडर की हाइट थोड़ी ना, मतलब लेडर की लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, बस एंगल चेंज हो जाएगा। हाइपोटेनियस तो वही रहेगा वैसे भी। ठीक है, लेडर थोड़ी ना छोटी बड़ी हो जाएगी, ऊपर ऊपर तक पहुंच रही होगी, खींच दोगे तो नीचे तक आ जाएगी, कभी फ्लैट भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो बस इसकी जगह तो 13 रखी दो और इसका ही डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है, वो क्या, जब बेस की वैल्यू 5 है तो हाइट की वैल्यू पता करनी है, तो इसका डिफरेंशिएशन जब टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो उसमें बी भी आएगा, एच भी आएगा, और इसका तो जीरो होने वाला है नो डाउट, इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिफरेंशिएशन के बाद ये जीरो होने वाला है, तो उस समय एच और बी की जगह कुछ तो पुट करना पड़ेगा। तो बी तो ऑलरेडी दे रखा है 5, एच की जगह कुछ पुट करने के लिए चाहिए, तो वो निकालना पड़ेगा इसी फॉर्मूले से। ठीक है, सो यहाँ ले लेते हैं हम एट बी इक्वल टू 5 एंड कैपिटल एच इक्वल टू 13, स्मॉल एच निकाल लो, 12 आएगा, फिर भी निकाल के दिखा दो। ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, सॉरी, सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर हो गया 25, एच स्क्वायर मुझे निकालना है, और 13 स्क्वायर हो गया 169। सो एच की वैल्यू आ जाएगी, यहां से निकाल लेना 12 मीटर। अब इसी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन भी करना है अभी, तो फिर से यहां लिख रहा हूं, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 169। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2b डी बी बाई डी टी, एच का डिफरेंशिएशन 2h डी एच बाई डी टी, और 169 का जीरो।
ठीक है, आपको ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ये दोनों भी गिवन है, एक दी थी एक मैंने निकाल के रख ली है। ये B5 गिवन था, H नहीं गिवन था। H मैंने निकाल के रख लिया, यहां से DH/dt निकाल दो भाई, आपका आंसर है। हाइट चेंज होने की रेट पूछी है ना, तो टारगेट था आपका क्वेश्चन में DH/dt का पता लगाना। ये था टारगेट, हाइट किस रेट से नीचे आ रही है। ठीक है, ये नेगेटिव आएगा आंसर, क्योंकि हाइट कम हो रही है पहले से। यहाँ देख लो, निकाल के देखो, नेगेटिव आ रहा होगा आंसर। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि हाइट कम हो रही है, माइनस का मतलब ये है। ठीक है, तो माइनस साइन का मीनिंग आप बाद में लिख सकते हो आंसर निकालने के बाद। दिस माइनस डिनोट्स हाइट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम ओरिजिनल सिचुएशन, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन, दिस माइनस से डिनोट करता है। सो टू तो डायरेक्टली हटा दो, टू यहां से कॉमन लेके जीरो में भेज दिया मैंने, बी की जगह रख दिया 5, dB/dt की जगह रख दिया 2, h की वैल्यू रख दी 12, dH/dt मुझे पता करना है, इक्वल टू 0। 10/12 आ गया भाई, DH/dt की वैल्यू आई -10/12। इसको लिख सकते हो -5/6 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से हाइट कम होगी। ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, हाइट डिक्रीज हो रही है, इसलिए नेगेटिव आया। ठीक है, स्पीड नहीं है, हाइट कम हो रही है, इसलिए तो नेगेटिव बता दिया मैं, बोल तो दिया इतनी बार इसीलिए। एक्सेलरेशन के लिए जगह, जैसे एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, या क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, तो उसको नेगेटिव से डिनोट कर रहे हैं बस। ऐसे मान लीजिए वेक्टर सिचुएशन है, वेक्टर में नेगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन वाला नेगेटिव है, ऐसे मान लीजिए इसको। अच्छा, नेगेटिव इसलिए भी आ रहा है क्योंकि हमने पहले इसको पॉजिटिव ले लिया है, मतलब हम इसकी वैल्यू के बढ़ने को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो वैल्यू दूसरे वेरिएबल की कम होने को नेगेटिव लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। सो ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि हाइट डिक्रीज हो रही है। आंसर में माइनस लगाया या नहीं, नहीं लगाया, तो आप ये वर्ड्स में लिख के लिख सकते हो कि दिस माइनस डिनोट्स द डिक्रीज ऑफ हाइट। सो चेंज, डिक्रीज की रेट पूछी जाए तो वर्ड्स में डिक्रीज डाल दिया जाए, तो स्पीड हो जाएगी, मतलब चेंज होने की स्पीड को लिख सकते हो 5/6। मतलब इस माइनस को आप डिक्रीज वर्ड से कवर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। सो एंड में वर्ड्स में आप आंसर लिख सकते हो। क्या पूछा था क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूं, एंड में मैं लास्ट लाइन में लिखा था, हाउ फास्ट हाइट ऑन द बॉल डिक्रीजिंग। सो लिख दोगे, एट द रेट 5/6 मीटर पर सेकेंड हाइट ऑन द बॉल इज डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग बर्ड को डिनोट करने के लिए माइनस आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 16 था। अगला नंबर है 19, अगला नंबर है 19। रेडियस ऑफ बलून वाला आ गया फिर से, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया है शायद। ठीक है, नहीं भी किया तो आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 करना है अगला। सो एक एप्लीकेशन तो आज क्लियर हो गया होगा, सबसे सिंपल एप्लीकेशंस में से एक है ये, बट खूब आते हैं इस पे भी क्वेश्चन, बोर्ड वाले तो पता नहीं क्या ऑब्सेशन है इससे इनका, खूब पूछते हैं। 12th बोर्ड में फिक्स है इसका एक क्वेश्चन आना, पक्का आएगा एक 12th बोर्ड में आपके। सिंपल पड़ता है, आप 3 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है, 2 से 3 मार्क में। तो यदि आपने कर दिया तो 3 नंबर पक्का मिल जाएंगे। कर दोगे ना ये तो। किसका बोलूं, इसका स्पीयर का 4πr², यस। सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज 4πr²। क्या हो गया बेटा, एक आध क्वेश्चन आप भी कर दो पड़ोसी से पूछ के। सही एंड सही। आ गया आंसर, बस बढ़िया है, आप लोगों ने कमाल कर दिया, वेरी गुड। जिनने 19 कर लिया एक और कर देते हैं, 18।
18 सबसे छोटा क्वेश्चन है इसलिए कह रहा हूं मैं। हाँ, 19 करने के बाद 18 और कर लेना फिर। मैं 19 बता रहा हूं जिनने नहीं कर पाया हो। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, इफ द रेडियस ऑफ अ बलून इंक्रीजिंग एट द रेट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सो डी आर बाई डी टी गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट सरफेस एरिया ऑफ बलून इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। सो रेडियस है 15 सेंटीमीटर, पूछा है एरिया का चेंज। सो एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर स्पीयर का। एरिया का चेंज किया तो डी ए बाय डी टी किया 4 पाई एज इट इज, आर का डिफरेंशिएशन 2r dr बाय डी टी। सब कुछ ही गिवन था इसमें, तो कुछ ज्यादा ही सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था। 4 पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो पाई ही रहने दो, 2 एज इट इज। 8 पाई लिखना चाहिए था पहले इसे, 8 पाई। आर की वैल्यू कितनी है 15 और dr/dt 10, 120, 1200 पाई, 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, यही आंसर है। कुछ ज्यादा ही सीधा पूछ लिया है, 18 नंबर कर दो फिर, सीधा को टेढ़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है, फाइंड एन एंगल एक्स विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है ये साइन। ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है। ऐसा यानी साइन थीटा वाला जो साइन होता है उसका फुल फॉर्म है साइन। ऐसा ही जिनको जिसको लिख देते हैं हम। क्या गिवन है मैं यहाँ समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रखा है, एक एंगल है एक्स, इस एंगल को कहा गया है एक्स। फाइंड द फाइंड एन एंगल एक्स व्हेन which increases twice fast as its sine। मतलब x की वैल्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ साइन x के बराबर है, ऐसा कुछ कह रहे हैं। x की वैल्यू जो है, फाइंड एन एंगल x एट विच एन एंगल x विच इंक्रीजेस ट्वाइस फास्ट एज इट्स साइन। तो x का साइन का ट्वाइस x के बराबर कहा है, क्वेश्चन में यही तो लिखा है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, यही लिखा है। तो जरूरत नहीं थी, वैसे बता दिया मैंने तो, ये तो ट्रायंगल की इसका डिफरेंशिएशन करना है। एक्स के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। सो एक्स का 1, 2 एज इट इज साइन का कॉस एक्स। एक्स की ही वैल्यू पूछिए क्वेश्चन में, कि जब एक एंगल ऐसा है जो अपने साइन के ट्वाइस फास्ट इंक्रीज हो रहा है तो एंगल की वैल्यू क्या होगी। सो 2 इधर ले आओ, कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/3 या 60 डिग्री, दोनों ही सही है। ठीक है, सो कॉस एक्स की वैल्यू हो गई 1/2, एक्स की वैल्यू हो गई π/3 रेडियन और 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा पूछा था। इसके नीचे बस एक वर्ड लिखना चाहिए था, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे सभी जगह लिखना चाहिए लेकिन ठीक है, यहाँ कुछ ज्यादा ही अलग हो गया। ठीक है, बस बचे हुए क्वेश्चन आप खुद कर डालिएगा, आज इतना ही पढ़ा रहा हूँ। कल की क्लास में अगला एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, कुछ आपके डाउट होंगे तो बोले लेंगे। ठीक है, ये छोटा एप्लीकेशन था इसलिए जल्दी हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले थोड़े समय लेंगे। हालांकि इस पे बेस्ड एक सीट भी है, देखता हूँ वो भी भेज दूंगा जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन उसमें 3 टॉपिक सम्मिलित हैं, रोलेज एंड लैग्रांज थ्योरम अभी आगे आएगा वो,
टेंजेंट नॉर्मल, और एक ये जो आज पढ़ा आज, तो ठीक है। उसमें से आप टेन इसके पार्ट के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, भेजता हूं मैं। चलिए, हरे कृष्णा बच्चों। नहीं, ऐसा नहीं है। लेग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम याद करना पड़ता है फॉर्मूला, लेकिन उससे भी आसान पड़ता है वो। ठीक है, उसमें लेकिन रटना पड़ता है थोड़ा।